हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से एक टॉपिक आसियान। फुल फॉर्म क्या है इसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आपकी जो नई सिलेबस आई हुई है वहां पे इस चैप्टर को मेंशन किया गया है एज न्यू सेंटर ऑफ पावर। वो जो चैप्टर जो है उसमें भी आसियान टॉपिक है, तो बिल्कुल आपको यही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो आप जैसे अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये सभी टॉपिक बेसिकली आपके एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, लेकिन मैंने उसे क्या किया है, सब डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में उसकी क्या कंडीशन थी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग आसियान की स्टेब्लिशमेंट के बारे में देखेंगे। आसियान को क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या थी, आसियान जो है ये कैसे डिफरेंट है ईयू से, बिकॉज फर्स्ट वाली वीडियो में पार्ट 1 में आपने ईयू पढ़ा तो उससे कैसे डिफरेंट है और ये किस तरह से आपस में कॉपरेट करते हैं। आसियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो आप स्टार मार्क करके रख लो, ये वाले टॉपिक को। आसियान कम्युनिटी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी कम्युनिटी और फिर हम लोग देखेंगे सोशल कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर उसके बाद में आसियान का कुछ दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन और इंडिया के साथ रिलेशन और आसियान का हम लोग रोल देखेंगे इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग। तो देखो, आपको पता होगा कि आसियान जो कंट्रीज जो है, ठीक है, ये कंट्री जो है ये जैसे हम लोग एक टाइम में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे वैसे ही एक टाइम में ये भी कॉलोनी थी। एक टाइम में इन्हों ये जो कंट्रीज जो आसियान में जो कंट्रीज है, टोटल 10 कंट्री है आसियान में। ठीक है, तो एक टाइम में इनके ऊपर यूरोपियन कंट्री रूल कर रही थी। ठीक है, वो लोग जैसे हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आके हमें एक तरह से लूट रहे थे, वैसे ही यूरोपियन कंट्री जो है यहाँ पे आके रूल कर रही थी, कॉलोनी बना के रखी हुई। ठीक है, जब उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि जो जापान जो है वो भी इनको अपने कॉलोनी बनाएगा, आसियान कंट्री को। तो देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे। क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे? क्योंकि देखो ये जो कंट्री कॉलोनी बनाने आई है यूरोपियन या जापानीज, वो लोग तो क्या करेंगे, लूटेगी। जैसे हमारे कंट्री को लूटा गया है ना, वैसे इनको भी लूटा जाएगा। तो वहां पे इकोनॉमिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और इसके साथ ही बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि वहां पे रिपीटेड कॉलोनिज्म होगी। ठीक है, आसियान कंट्रीज में। नाउ जब सेकंड ये सब कुछ हो रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले, सेकंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले। ठीक है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब हमें पता है कि हमारी कंट्री को जैसे 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद में धीरे 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 कॉलोनिज्म जो है वो धीरे धीरे एंड होगी। तो यहाँ पे भी आसियान में भी कुछ कंट्री जो है इनको भी इंडिपेंडेंस मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने जरूर वियतनाम वगैरह वॉर जो है वो सब पढ़ा होगा ना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सामने। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये आसियान जो कंट्री का लोकेशन है, अगर आप इसको देखोगे मैप में, वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये कहां नजर आएगी आपको। ये मान लो एशिया है, फॉर एग्जांपल ये अगर एशिया है तो एशिया के साउथ और ईस्ट के बीच में, मतलब ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, तो यहाँ बीच में कहीं यहाँ पे नजर आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज जो थी इनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि कॉलोनी ने बहुत लंबे टाइम तक इनको रूल किया था। तो वहां पे एक तो प्रॉब्लम ये था कि सबसे पहले तो उन्हें अपना कंट्री बनाना था। देखो काफी हद तक सिमिलर है, जैसे हमारी कंट्री में भी हमने एक चैप्टर भी पढ़ा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वैसे ही यहाँ पे भी सिमिलर प्रॉब्लम थी। वहां पे भी नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी, इसके साथ ही लंबे समय से वो लोग उनको भी रूल किया जा रहा था, तो वहां पे भी पॉवर्टी थी, वहां पे भी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, बहुत सारे लोग गरीब थे, खाने को प्रॉपर्ली सामान नहीं था, एजुकेशन प्रॉपर नहीं थी, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो ये सब कुछ तो था ही, लेकिन फिर जब देखेंगे जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक और प्रॉब्लम आएगा, दैट इज कि या तो अमेरिका वाले ग्रुप में जाकर बैठो या तो यूएसएसआर वाले ग्रुप में जाकर बैठो। मतलब ये कंट्री के ऊपर में फिर से जो है वो काफी प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा कि आप अमेरिका या फिर यूएसएसआर वाली ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करो। अब इतने एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, एक ऐसा कंट्री जो अभी अभी जस्ट न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ है, ठीक है, उसके सामने इतने सारे चैलेंजेस आएंगे तो उस कंट्री का कंडीशन क्या होगा, बहुत बुरा होगा। तो यस, उनका कंडीशन भी बहुत बुरा था। ये काफी हद तक सिमिलर है हमारे कंट्री का कंडीशन, हमारे कंट्री में भी तो ऐसे ही कुछ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो जब इतना सारा प्रॉब्लम्स जब था तो क्या इसका सॉल्यूशन कुछ निकाला गया? तो देखो,
एक कॉन्फ्रेंस किया गया, बहुत ही आप लोगों ने टर्म 1 में पढ़ा होगा, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस किया गया था। आप लोगों ने नैम वाली जब टॉपिक पढ़ी होगी वहां पे पढ़ा होगा आपने। तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस किया गया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ये लॉन्च हुआ। तो ये सब काफी हद तक एशिया में और अफ्रीका में, स्पेशली अगर हम लोग बोले तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है, मतलब एशिया में जो भी कंट्रीज जो थी, अफ्रीका में जो कंट्रीज वगैरह जो थी, जो थोड़ी सी बैकवर्ड थी, उनको एक जगह एक ग्रुप में लाने का ट्राई किया गया। कौन सी कंट्रीज को? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। ठीक है, नाम नाम एज अ मूवमेंट स्टार्टिंग में काफी ठीक रहा, लेकिन उसके भी काफी सारे लिमिटेशंस थे, काफी सारे लिमिटेशंस थे। नैम का या फिर बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ, काफी लिमिटेशंस था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इनइफेक्टिव था। वहां पे क्या हुआ? इनफॉर्मल कॉपरेशन एंड इंटरेक्शन, ये बहुत ही लिमिटेड था। एक देखो, नाम में तो एक ग्रुप तो बन गया, लेकिन ये ग्रुप में जो कंट्रीज है ये आपस में किस तरह से एक दूसरे से ज्यादा कॉपरेट कर सके। अब नाम में कंट्री भी तो बहुत सारी थी, 2-4 कंट्री तो थी नहीं, हंड्रेड्स में थी कंट्री। तो इतनी सारी कंट्री को आपस में कॉपरेट करना काफी मुश्किल हो रहा था, मतलब वो ग्रुप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कॉपरेशन नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि एक नई ग्रुप बनाई जाए, एक नई ग्रुप बनाया जाए जिसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर हो। ऐसा नहीं कि 100 मेंबर्स हो, कुछ 10-20 ऐसा कुछ मेंबर हो। ठीक है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर हो, ताकि वो लोग सही तरीके से कॉपरेट कर सके और एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सके, मीटिंग कर सके, डिसीजंस ले सके। तो इसी के तहत हम लोग देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन आसियान जो है वो बनाया जाएगा। फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना है आपको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आसियान किस तरह से बनाया गया। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, इसके डेट्स वगैरह के बारे में। तो अगर आप आसियान को अगर आप देखते हो, तो आसियान की जो फॉर्मेशन की जो डेट है ये है 1967। स्टार्टिंग में 5 कंट्री ने मिलकर ये ग्रुप बनाया। कौन कौन सी कंट्री? 5 कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, तो ये पांचों कंट्री साथ में आए और आपस में मिलकर इन लोगों ने एक तरह की ट्रीटी की, एक तरह का एग्रीमेंट किया। क्या बोलते हैं उसको? बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये लोग साथ में मिल करके आए। ठीक है, अब मिल के आने के बाद में इन लोगों ने क्या किया? एक तरह की ट्रीटी की कि हम लोग, ठीक है, हम लोग मिलके साथ में ग्रुप बना रहे हैं और ये ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो 5 कंट्री ने पहले ज्वाइन किया, लेकिन फिर बाद में देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया की कुछ और दूसरी कंट्री जैसे ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये भी ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिला के कंट्री कितनी हो जाएगी? 10 कंट्री हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आसियान के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको एकदम स्टार मार्क करके याद रखना है। देखो, आसियान में जो 10 कंट्रीज है ना, ये 10 कंट्री का जो मेन आइडिया है कि किस तरह से डेवलपमेंट करना है, वो ये है कि एक दूसरे को नीचे करके, एक कंट्री दूसरा कंट्री को नीचे करके उसको पीछे करके आगे रेस में आगे बढ़ना है, ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनका तरीका क्या है कि मिल के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये 10 कंट्री आपस में मिलके डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक को नीचे करके खुद आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और इसीलिए आज के डेट में देखोगे कि वर्ल्ड में बहुत ही सक्सेसफुल एक ग्रुप के तौर पे इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो आसियान को तो बना दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को? तो ऑफ कोर्स एक तो हम लोग देख रहे हैं कि नाम या फिर बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो है वो सही तरीके से इफेक्टिव नहीं था सभी कंट्रीज को साथ में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करने में, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट की एजेंडा को डिसाइड करने में। तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, क्या करने के लिए? देखो, एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि ये लोग अपने कंट्री में जो ग्रोथ जो हो रही है उसको बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ कर सके, क्योंकि बहुत पुअर कंट्री थे, है ना, बहुत पुअर कंट्री थे, डेवलपमेंट नहीं था। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जल्दी जल्दी डेवलपमेंट किया जाए। हमारे लिए भी तो ऐसा ही था। तो इन्होंने क्या किया? ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कंट्री में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, कंट्री में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हो। क्या होगा? जब लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास जब डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो उससे सोशल प्रोग्रेस होगा। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है और इसकी सैलरी मान लो 10,000 रुपए है और ये अपने बच्चों को, मान लो ये अपने बच्चों को प्रॉपर्ली स्कूल नहीं भेज पा रहा है। मान लो इसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे के स्कूल भेज पाता है, एक को नहीं भेज पाता। क्यों? पैसे नहीं है। लेकिन इसी पर्सन की सैलरी अगर 10,000 से अगर मान लो 1 लाख हो गई, तब तो क्या करेगा? ये अपने सभी बच्चों को स्कूल भेज पाएगा, अच्छी अच्छी किताबें खरीद पाएगा, अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेज पाएगा, मतलब सोशल प्रोग्रेस होगा, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी। मान लो अभी 10,000 जब सैलरी है तो उनका बच्चा बीमार होता है तो हॉस्पिटल में वो लोग नहीं लेके जाते हैं क्योंकि बहुत पैसे खर्च होंगे। लेकिन अगर 1 लाख सैलरी हो, हॉस्पिटल ले जाएंगे, है ना। तो दैट मीन सोशल प्रोग्रेस होगा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो, और ऑफ कोर्स कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा। कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो मान लो इन कंट्रीज में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे,
है ना, लोगों के पास पैसे आएंगे, कंट्री जो है वो नीट एंड क्लीन बनेगा, साफ सुथरा बनेगा, तो वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आएंगे, वहां के कल्चर को देखेंगे, आसियान कंट्री के कल्चर को देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ के कंट्री के लोगों के पास पैसा है तो ये लोग कहीं मान लो यूरोप घूमने गए, वहां के लोगों को अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, तो कहीं ना कहीं कल्चर का डेवलपमेंट होगा, कल्चर इनका स्प्रेड होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से ये जुड़ा हुआ है। दूसरा और क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। देखो ये बात है, जब ये सब स्टैब्लिशमेंट हो रहा है ना, तो ये सब आप देखो बहुत पहले की सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हो रही है, तो ये वो टाइम था जिसमें सब रेस में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट करना है, एक दूसरे को पीछे ढकेल के पीछे करके आगे बढ़ना है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? कंट्रीज के बीच में कंफ्लिक्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होगी, वॉर होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे कंट्री के जो रीजन है, हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया वाली जो रीजन है, वहां पे हम लोग पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा वॉर नहीं चाहते हैं, हम लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो भी कुछ किया जाए वो प्रॉपर लॉ के तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री अगर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो मनमानी करे। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। अगर आपकी लॉ एज ए सब्जेक्ट होती तो वहां पे अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ते, तो रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि सभी चीजें जो है ऑर्डर वाइज में हो, कानूनी तरीके से हो, लॉ वाइज हो, ठीक है, ताकि ऐसा बिल्कुल ना हो कोई कंट्री अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो कंट्री बाकी दूसरे कंट्री को धमकाए अपने पावर के बेसिस पे, अपनी आर्मी दिखा करके, जैसे हम लोग कुछ कंट्री को देखते हैं, वो लोग आज के डेट में ऐसा करते भी हैं। तो ये कुछ इस ऑब्जेक्टिव के साथ आसियान का फॉर्मेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आसियान वे। आसियान वे मतलब क्या है? देखो आसियान एज ए ग्रुप बनाया गया, तो ये इनका ग्रुप में काम करने का तरीका ये काफी हद तक डिफरेंट था ईयू से। अगर आपको यूरोपियन यूनियन वाला अपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो वहां मैंने इसी तरह से डिटेल में डिवाइड करके टॉपिक को समझाया है, सब टॉपिक को। तो यूरोपियन यूनियन में क्या है कि यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री जो है, जो 27 कंट्री जो है, इन लोगों ने आपस में मिलकर ग्रुप बनाया और फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ट्राई किया, यूरोपियन यूनियन की करेंसी, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कुछ बनाया। आसियान ने ऐसा कुछ नहीं किया। आसियान ने काफी इनफॉर्मल तरीका रखा, ठीक है। आसियान ने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या सुपर नेशनल स्ट्रक्चर, कोई पार्लियामेंट बना दिया, आसियान का पार्लियामेंट, या आसियान पूरे आसियान कंट्री के लिए एक कोड बना दिया, पूरा आसियान कंट्री का एक करेंसी स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ इन लोगों ने नहीं किया। तो ये काफी डिफरेंट है यूरोपियन यूनियन से, है ना। आसियान को देखोगे, ये वर्ल्ड ये बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। आसियान कंट्रीज को देखोगे बहुत फास्ट तरीके से ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनका ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लोग चाहते भी नहीं, आसियान कंट्री ऐसा चाहते भी नहीं कि अपना करेंसी लॉन्च करे कि 10 कंट्री में एक ही करेंसी चलेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन में आप देखोगे 27 कंट्री में से 19 कंट्री जो है, इसमें कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। तो वैसा क्या आसियान भी करते हैं क्या? आसियान वाले ने बोलते हैं ना, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग को ये नहीं करना है, हमें बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से आगे बढ़ना है, ग्रुप को रखना है। हाँ, इनका वर्किंग के तरीका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल सोवर्निटी को, ठीक है। नेशनल सोवर्निटी मतलब 10 कंट्री जो साथ में आए हैं, कोई भी कंट्री एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, आसियान कंट्री में एक कंट्री है इंडोनेशिया, और आसियान कंट्री में एक दूसरा कंट्री है, मान लो म्यांमार, है ना, म्यांमार। तो 2 कंट्री है, एक है इंडोनेशिया, एक है म्यांमार। तो म्यांमार के कंट्री के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो वहां पे इंडोनेशिया अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, इंडोनेशिया वहां पे इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करेगा, और ऐसा ही म्यांमार भी करेगा। ऐसा नहीं कि म्यांमार जो है इंडोनेशिया के मैटर में अननेसेसरी बोलेगा। तो ये लोग एक दूसरे की सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे के कंट्री के मैटर में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये एक आसियान का तरीका है। तो इनका जो मेथड ऑफ कॉपरेशन है, किस तरह से आपस में कॉपरेट करते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। कि पहला, जैसे मैंने बताया कि इनका जो इंटरेक्शन करने का तरीका होता है, ये लोग जो आपस में मीटिंग करते हैं, ये लोग जो आपस में डिस्कशन करते हैं काफी इनफॉर्मल तरीके से, है ना, हर चीज के लिए वोटिंग करना, है ना, हर चीज के लिए लॉ बना देना, ऐसा कुछ नहीं, काफी इनफॉर्मल तरीके से आपस में मिलकर बैठ के डिस्कशन करके करते हैं। दूसरा, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट। बेसिकली क्या है, जब ये कंट्री कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो ध्यान देते हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि एक कंट्री दूसरा कंट्री के अगेंस्ट हो जाए, ऐसा कोई डिसीजन ना लिया जाए। इंडोनेशिया कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेने का ट्राई करता है जो मान लो कोई दूसरा कंट्री वियतनाम के अगेंस्ट हो, या फिर कंबोडिया कोई एक ऐसा डिसीजन नहीं लेने का ट्राई करता है जो लाओस के अगेंस्ट हो। मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने वाला काम नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और कोऑपरेटिव मतलब मिल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इनका वर्क करने का तरीका है आसियान कंट्रीज का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लो ये, ठीक है, एकदम स्टार मार्क कर लो इस चीज को। आसियान कम्युनिटी। तो देखो आसियान कंट्री जो थी
या फिर आसियान जो ग्रुप जो है, इसके बारे में एक बात बोला जाता है कि जब फॉर्मेशन किया गया ना, तो ज्यादातर ये लोग सिर्फ इकोनॉमिक मैटर पे ही बात करते थे, इकोनॉमिक मैटर में कॉपरेट करते थे, ट्रेड एंड बिजनेस रिलेटेड इश्यूज पे बात करते थे, डिस्कशंस करते थे, उससे आगे ये बढ़ नहीं पाए। लेकिन 2003 में हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें इकोनॉमिक मैटर से भी थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें सिक्योरिटी वाली मैटर पे भी कॉपरेट करना पड़ेगा, हमें सोशल मैटर पे भी कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने 2003 में क्या किया, ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा और अपना अपना दायरा, अपना जो एरिया जो है उसको और ब्रॉडन कर दिया, बढ़ा दिया कि और नए नए चीजों पे कॉपरेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल टर्म 1 में मेरा दायरा था कि मैं टर्म 1 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था, लेकिन टर्म 2 में मैं क्या कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ में ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, अपना जो दायरा जो है उसको बढ़ा लिया। वैसे आसियान कम्युनिटी, तो इन लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक बेसिकली इन लोगों ने एक कम्युनिटी बनाया जिसको क्या बोलते हैं, आसियान कम्युनिटी। आसियान कम्युनिटी, अब इसमें 3 कंपोनेंट है आसियान कम्युनिटी में। एक तो है द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, सिक्योरिटी मैटर में कॉपरेट करने के लिए। दूसरा जो है वो है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक मैटर में कॉपरेट करने के लिए। और तीसरा है आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। तो ये 3 कम्युनिटी जो है इन लोगों ने बनाए ताकि और भी ज्यादा नए नए मैटर्स पे, सिक्योरिटी मैटर्स पे, इकोनॉमिक मैटर पे, सोशल एंड कल्चर मैटर पे आपस में ये लोग जो है कॉपरेट कर सके आसियान कंट्री। बहुत ही अच्छा स्टेप था। इसके कंपेयर में ना एक ग्रुप मैं बताऊंगा, अब बहुत ही दुख होता है, एक ग्रुप है सार्क, है ना, एक ग्रुप है सार्क, इंडिया इसमें मेंबर है। ये है साउथ एशिया के ग्रुप जो है, हमारे सिलेबस में है, मैं इसके वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन सार्क की फंक्शनिंग देखो ना, एकदम बर्बाद है। ठीक है, कुछ ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और आसियान कंट्री को देखो, काफी अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। साथ में मिलकर किस तरह से काम किया जाए कंट्री का, उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये आसियान कंट्री है। ठीक है, तो हम लोग ने जैसे देखा इकोनॉमिक मैटर पे कॉपरेट करते हैं, सिक्योरिटी मैटर पे भी इन लोगों ने डिसाइड किया, और सोशल एंड कल्चर मैटर पे। तो सिक्योरिटी मैटर देख लेते हैं यहाँ पे। 2003 में इन लोगों ने डिसाइड किया, देखो 2003 आते आते तक इन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि ओके सिक्योरिटी मैटर पे भी कॉपरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन 2003 से पहले ही ऑलरेडी थोड़े बहुत कुछ कुछ एग्रीमेंट इन लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, और आपस में इन लोगों ने कॉपरेट करना स्टार्ट कर लिया था। आपस में इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कुछ मैटर्स पे, जैसे ये लोग आपस के जो साउथ ईस्ट एशिया वाली जो रीजन जो है, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, पीस मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले से एग्रीमेंट करके बैठे थे वो लोग 2003 से भी पहले, मतलब थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के मैटर में कॉपरेट करना इन लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो साउथ ईस्ट एशिया वाली रीजन में क्या रहेगा, पीस रहेगा, शांति रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। देन न्यूट्रलिटी, ये लोग न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। न्यूट्रलिटी मतलब क्या है, मान लो आसियान में 10 कंट्री है, 10 में से मान लो कोई 2 कंट्री के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये 2 कंट्री मान लो इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो बाकी के जो 8 कंट्री बच गए, ये कंट्री अब किसका साथ देंगे, इंडोनेशिया का साथ देंगे कि मलेशिया का साथ देंगे? आंसर है कि ये लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग किसी का साथ नहीं देंगे, हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक को ज्वाइन कर लेंगे और बोलेंगे कि हम लोग सबको मलेशिया को ज्वाइन कर लेते हैं, चलो इंडोनेशिया की पिटाई करो, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग जो है न्यूट्रल रहेंगे और ट्राई करेंगे कि इनके बीच में जो कंफ्लिक्ट है, झगड़ा जो है, उसको कम कर दिया जाए, उसको शांत कर दिया जाए। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ये लोग जो है ये लोग कॉपरेट भी कर, ये लोग जो है ये लोग कॉपरेट करेंगे, है ना, ये लोग जो है कॉपरेट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बीच में कुछ डिफरेंसेस होता है, देखो डिफरेंसेस होना नॉर्मल है, बहुत सारे डिफरेंसेस मेरे और आपके बीच में भी हो सकते हैं, है ना, आपके घर में भी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि देखो डिफरेंसेस को कंफ्लिक्ट में ना बदला जाए। अगर डिफरेंसेस है तो उस पर बात करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंसेस की, है ना, और हम लोग एक दूसरे के सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये इन लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था। तो ये लोग सिक्योरिटी मैटर में ऑलरेडी इन सब चीजों पे कॉपरेट करते हैं अभी भी, और 2003 के आसपास ये लोग ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक है, कुछ और देखते हैं, कुछ और इन लोगों ने सिक्योरिटी मैटर पे क्या कॉपरेट किया। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बेसिकली है क्या, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जब बनाया गया तो इनका एक कोर आइडिया था, बेसिकली ये ग्रुप करने में क्या वाला है, ये जो कम्युनिटी जो बनाया है, ये कम्युनिटी का टास्क क्या है, क्या करेंगे इसके थ्रू, कि that on the conviction that the outstanding territorial dispute should not escalate into armed confrontation। मतलब क्या है, इन लोगों ने ये ग्रुप बनाया कि अगर ये जो कंट्रीज, जो 10 कंट्री है आसियान की, इनके बीच में पहले से जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में कुछ लैंड वगैरह को लेकर के प्रॉब्लम है, वैसे ही यहाँ पे जो कंट्री है इनके बीच में भी कुछ इश्यूज है। लेकिन इन लोगों ने ये डिसाइड किया सिक्योरिटी कम्युनिटी के थ्रू कि हम लोग जो भी कंफ्लिक्ट है ना, जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब लैंड रिलेटेड कोई झगड़ा है मान लो,
तो इसको जो है आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट होने नहीं देंगे, मतलब किसी भी तरह की वॉर में कन्वर्ट होने नहीं देंगे। जो दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम्स है उनको बुलाएंगे, बैठाएंगे, आप बोलेंगे कि आप लोग बात करो, नेगोशिएट करो, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा और स्टेप आते हुए हम लोग देखेंगे 1994 में ये लोग क्या करेंगे, आसियान रीजनल फोरम, इसको भी स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। आसियान रीजनल फोरम, देखो पहले तो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे कंट्री सिक्योरिटी मैटर पे कोऑपरेट कर रहे हैं कि आपस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वॉर में कन्वर्ट नहीं होने देना है, आपस में मिल बैठ के बात करना है। पहले इनका ऐसा था। 1994 में आते आते ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सिक्योरिटी मैटर पे तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं, इसके साथ ही फॉरेन पॉलिसी में भी कोऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में भी कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो आसियान कंट्री का इंडिया के साथ कैसा रिलेशन हो, ये सभी कंट्री मिलके आपस में डिसाइड करेंगे कि हम लोग इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रखें। ये सभी जो है ट्राई करेगी कि हम सभी का रिलेशन इंडिया के साथ एक ही टाइप का हो। ऐसा नहीं कोई इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छा हो और वियतनाम के साथ बहुत खराब हो, लाओस के साथ ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं। हम लोग मिलके क्या करेंगे, फॉरेन पॉलिसी में कोऑपरेट करेंगे। या फिर मान लो ये 10 कंट्री में से 9 कंट्री का रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छा है, किसी एक कंट्री का अगर खराब है तो ये कंट्री मिलके क्या करेगी कि ट्राई करेगी कि इनका रिलेशन भी इंडिया के साथ अच्छा हो जाए, है ना। मीटिंग करवा देगी, ऐसा कुछ ट्रीटी या डील करवा देगी। मतलब ये लोग फॉरेन पॉलिसी मैटर पे भी कोऑपरेट करने लगे। तो देखो धीरे धीरे स्टेप बढ़ रहा है। सबसे पहले क्या देखा हमने, आप याद करो, सबसे पहले हम लोग देखा इकोनॉमिक मैटर पे कोऑपरेट कर रहे हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं सिक्योरिटी मैटर पे भी कोऑपरेट कर रहे हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी मैटर पे कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे सोशल मैटर पे कोऑपरेट करेंगे, कल्चरल मैटर पे कोऑपरेट करेंगे। तो काफी हद तक कोऑपरेशन जो है बढ़ रहा है, काफी मिलके साथ में मिलके काम कर रहे हैं। नाउ आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो सिक्योरिटी वाला हमने देखा, इकोनॉमिक वाला को देख लेते हैं। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जब बनाया गया, ऑल्दो वो लोग इकोनॉमिक मैटर पे तो ऑलरेडी कोऑपरेट कर ही रहे थे, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी फिर नया से क्यों बनाया, है ना। जब इकोनॉमिक मैटर पे पहले से कोऑपरेट कर रहे थे तो ऐसा फिर से नया से एक ग्रुप बनाने का क्या दरकार है, तो नहीं दरकार था। क्यों, क्योंकि इसका कुछ यूज था, कुछ ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके, ठीक है। ये बना के ये लोग क्या हासिल करना चाहते थे, पहला टू क्रिएट कॉमन मार्केट। देखो कॉमन मार्केट का मतलब क्या है, आसियान में जो 10 कंट्री जो है ना, मान लो इंडोनेशिया में कोई सामान बन रहा है ना, अब वो सामान जो है मान लो वो भेजता है, बेचता है मान लो कंबोडिया को, है ना, मान लो कंबोडिया को बेचता है। अब कंबोडिया में जब वो इंडोनेशिया से सामान जाएगा तो आपको पता है ना कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री में जब सामान जाता है तो बहुत सारे टैक्स वगैरह लगाई जाती है ना। अब मान लो कंबोडिया ने क्या किया, बहुत सारा टैक्स लगा दिया इंडोनेशिया के ऊपर, तो क्या इंडोनेशिया की सामान जा पाएगी कंबोडिया में, आंसर इज नो, नहीं जा पाएगी, बहुत महंगी हो जाएगी, है ना। मैं दूसरा एक एग्जांपल, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, बस एक सेकंड इरेज कर लो, एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझा। ये देखो, मान लो इंडोनेशिया ने एक बिस्किट की पैकेट बनाई, प्राइस कितना है, 100 रुपए, ठीक है, प्राइस 100 रुपए है। और ये बिस्किट जो है इंडोनेशिया क्या करता है, मान लो कंबोडिया को बेचता है, ठीक है। अब कंबोडिया क्या करेगा, अब यहाँ पे सेम बिस्किट का पैकेट चाइना भी बनाता है, मान लो चाइना भी बनाता है, चाइना आसियान में नहीं है, ठीक है, चाइना भी बनाता है, अब वो भी 100 रुपए का ही बनाता है। अब कंबोडिया क्या करेगा, कंबोडिया जो है वो अगर 10% टैक्स लगाता है मान लो, तो 100 रुपए का 10% टैक्स कितना होगा, 110। मतलब चाइना वाली बिस्कुट कंबोडिया में कितने में बिकेगी 110 रुपए में, ठीक है। और इंडोनेशिया वाली बिस्कुट कितने में बिकेगी, तो इंडोनेशिया के लिए क्या करेंगे कि टैक्स वगैरह जो है वो कम रखेंगे, है ना, कम से कम टैक्स रखेंगे या इनको काफी हेल्प करेंगे। तो हो सकता है इसकी बिस्किट 105 रुपए की ही पड़े। मतलब ज्यादा बिस्किट किसका सेल होगा, चाइना का नहीं, ज्यादा बिस्किट सेल होगा इंडोनेशिया का, क्योंकि उसका पैसा जो है वो कम पड़ेगा उसका। तो अगर इसकी पैसे अगर कम पड़ेगी, मतलब इंडोनेशिया और कंबोडिया आपस में ज्यादा बिजनेस करेंगे, है ना। इंडोनेशिया के लिए भी अच्छा है कि इसका सामान जो है आराम से ये बेच पा रहा है, कंबोडिया के लिए भी अच्छा है। और यही चीज कंबोडिया भी करेगा, कंबोडिया भी अगर इंडोनेशिया में कुछ सामान बेचना चाहता है तो सेम प्रोसेस होगा। मतलब ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा बिजनेस करेंगे, बाहर वालों से बिजनेस कम से कम, आपस में पहले ज्यादा बिजनेस करेंगे, बाहर वालों से भी करेंगे लेकिन आपस में और ज्यादा करेंगे, आपस में अपना जो मार्केट है उसको कॉमन बना के रखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट प्रोडक्शन बेस विद इन आसियान स्टेट्स। इसमें क्या करेंगे ये लोग कि वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंपनीज है, मान लो एप्पल मोबाइल बनाती है, मान लो कोई कंपनी टाटा मान लो गाड़ी बनाती है ना, कोई और दूसरी कंपनी है जो कुछ और दूसरे सामान बनाती है, उनको ये लोग बुलाएंगे कि आप लोग आसियान कंट्री में आओ, आसियान कंट्री में आके आप फैक्ट्री लगाओ, है ना। मान लो आसियान कंट्री वाले क्या होंगे, वो लोग जाके हमारे टाटा कंपनी को बोलेंगे कि आप लोग आइए हमारे कंट्री में आकर के आप लोग अपनी फैक्ट्री लगाइए,
आप लोग क्या कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, सामान बनाइए, ठीक है, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हम लोग आपको बहुत सारा हेल्प करेंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर टाटा कंपनी देखेगी कि आसियान कंट्री के जो कंट्री की गवर्नमेंट जो है ये बहुत हेल्प कर रही है ना, बहुत हेल्प कर रही है बिजनेस स्टार्ट करने में, तो टाटा कंपनी क्या होगी, वहां पे जाएगी, है ना, गाड़ी बनाएगी, बाइक्स बनाएगी, या जो भी बनाना है वो बनाएगी, तो क्या होगा, इससे प्रोडक्शन होगा। तो आसियान कंट्री का ये भी ऑब्जेक्टिव है। और ऑफ कोर्स जब प्रोडक्शन होगा, काफी लोगों को जॉब मिलेगा, काफी लोगों के पास पैसे आएंगे, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही, काफी लोगों को जॉब मिलेगा, क्योंकि टाटा कंपनी जब फैक्ट्री लगाएगी तो वहां पे जो लोग लगेंगे, जो वर्कर लगेंगे, लेबर्स लगेंगे, कहाँ के होंगे, इंडिया के नहीं, वहीं के होंगे ज्यादातर, ठीक है, तो काफी लोगों को जॉब मिलेगा। और इसके साथ ही इन लोगों ने इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाने का एक और रीजन ये भी है कि आसियान कंट्री के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो उनका मेथड था, जो मैकेनिज्म जो था, ठीक है, उसको और अच्छा बनाना, ताकि और अच्छे तरीके से इनके बीच में जो भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट है ना, देखो सभी कंट्री के बीच में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स होती है, हमारी चाइना के साथ है, नेपाल के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका के साथ भी है। देखो हम लोग और अमेरिका, ऑल्दो काफी रिलेशन जो है, काफी इंडिया अमेरिका की रिलेशन काफी अच्छी हो रही है, लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि हमारा कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं है एक दूसरे के बीच? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, हम लोग उस चीज को लेके जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे पे केस भी लड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आसियान कंट्री के बीच में भी है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसके लिए ज्यादा से और अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, तो ये सब ऑब्जेक्टिव था किसका, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का। बढ़ते हैं आगे। अब आसियान कंट्री का कुछ रिलेशंस हम लोग देख ले कुछ कंट्रीज के साथ, स्पेशली हम लोग यहाँ पे देखें आसियान कंट्री, यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है कि आसियान एक एज अ ग्रुप, अगर आसियान में देखो बहुत सारे मैटर पे कॉपरेट कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक मैटर, सिक्योरिटी मैटर, फॉरेन पॉलिसी मैटर, लेकिन जिसको स्टार मार्क करके रखना है वो स्टार किसे मार्क करके रखो, इकोनॉमिक मैटर। इकोनॉमिक मैटर पे बहुत ज्यादा कॉपरेट करते हैं लोग, ठीक है। देखो आसियान कंट्री को अगर तुम देखोगे ना, अगर आसियान में टोटल 10 कंट्री है, इन 10 कंट्री को अगर मिला करके अगर जो है देखो इनकी इकोनॉमी को देखोगे, तो इनका इकोनॉमी काफी छोटा है, अमेरिका से या फिर यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन से या फिर जापान से, है ना, काफी छोटा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आसियान कंट्री ऑल्दो अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिच हो गई है, लेकिन यहां हम लोग ये एक चीज देखेंगे कि ये लोग काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो वर्ल्ड का नजर इन पे है, पूरा वर्ल्ड की कंट्री जो है इनको देख रही है कि यस ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट आसियान कंट्री को हम लोग देखेंगे, इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है साउथ ईस्ट एशिया वाली रीजन में भी, और उसके बाहर भी इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये लोग पूरे वर्ल्ड को दिखाते हैं कि देखो हम लोग कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद हम आसियान कंट्री में से जैसे, और ये है भी आसियान कंट्री में से, जैसे एक कंट्री का नाम बताऊं, इंडोनेशिया। मैं बार बार इंडोनेशिया क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आसियान कंट्री में इंडोनेशिया को देखोगे ना, तो 2040 या 50 तक आते आते ये वर्ल्ड में ये भी 4 या 5 नंबर पे इकोनॉमी पे ये भी शायद आ जाए, ठीक है। तो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं ये लोग, ऑल्दो अभी पीछे है, लेकिन रेस में इन लोग भी बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा आपको अगर पता है तो आप ये बात मुझे बताना तो कि 2040-50 के आसपास तक वर्ल्ड में सबसे टॉप 3 इकोनॉमी कौन सी होगी, 1 नंबर पे कौन होगा, 2 पे कौन होगा, 3 पे कौन होगा, अगर आपको पता है तो बताना तो, ठीक है। काफी सारा एस्टिमेट है कि लगभग ये होने वाला है 2040-50 आते आते, ठीक है। The ASEAN has focused on creating a free trade agreement for investment, labor and service। अब ये वर्ड को एकदम स्टार मार्क करके रख लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, एकदम स्टार मार्क करके रख लो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है, ये 2 कंट्री आपस में करती है, या एक कंट्री एक किसी ग्रुप के साथ करती है, ठीक है। मैं जैसे समझाता हूं, मैं इसको पहले इरेज कर लूं, फिर मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो इंडिया, मान लो ये है इंडिया और ये है मान लो आसियान कंट्री। इंडिया कोई सामान अगर आसियान में भेजता है तो आसियान वाले मान लो 10% टैक्स लगाते हैं उस पे, आसियान वाले कुछ भेजते हैं तो इंडिया वाले भी 10% टैक्स लगाते हैं, तो दोनों तरफ से बराबर चल रहा है। आपस में ये लोग क्या करेंगे ना, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए ये टैक्स जो है 10% जो टैक्स है इसको धीरे धीरे कम कर लेंगे, 10 से 8 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, हो सकता है 0 भी कर ले। आपस में एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि क्या होगा, ये दोनों 2 कंट्री भी हो सकती है, जैसे इंडिया आसियान हो सकता है, तो इंडिया तो कंट्री हो गया, आसियान एक ग्रुप है, या फिर इंडिया अमेरिका भी हो सकता है, 2 कंट्री भी हो सकती है। तो ये लोग आपस में इस तरह का एग्रीमेंट करके क्या करेंगे, आपस में बिजनेस ज्यादा से ज्यादा करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा करने का ट्राई करेंगे। तो इन लोगों ने काफी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या किया है, साइन किया है। इंडिया ने भी किया है इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अमेरिका ने भी इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास साइन किया है, चाइना ने भी किया है,
ठीक है। चाइना इंडिया के साथ, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, चाइना जो है ना वो इंडिया के साथ चाहता है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर ले, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज में था, एक साल या 1.5 साल पहले, RCEP एक ग्रुप बनाया गया लगभग 16 कंट्रीज का, है ना, 16 कंट्रीज, 16 या 15 कंट्री का एक ग्रुप बनाया गया। वहां पे भी ऐसा ही कुछ था, इंडिया ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। क्यों? बिकॉज चाइना था वहां पे, बिकॉज चाइना चाहता है कि इंडिया, क्योंकि देखो अगर चाइना के साथ इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो होगा ये, चाइना पे जो हम लोग टैक्स लगाते हैं वो टैक्स तो हमें बहुत कम करना पड़ेगा, मे बी जीरो करना पड़े, है ना। तो इससे क्या होगा, चाइना जो है बहुत सारा अपना सामान, सस्ता सामान हमारे कंट्री में लाके डाल देगा। एज ए रिजल्ट हमारे कंट्री के जो खुद के सामान है वो नहीं बिकेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान वालों ने साइन किया है यूएस के साथ, चाइना के साथ। इंडिया के साथ देख लेते हैं, इंडिया के साथ क्या कैसा चल रहा है। इंडिया के साथ देखो, स्टार्टिंग पीरियड में हम लोग देखेंगे ना, तो कोल्ड वॉर के टाइम में हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने बहुत ज्यादा इनको ध्यान नहीं दिया, आसियान कंट्री को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों ने जरूर टर्म 1 में पढ़ा होगा, लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी, या अभी उसका अपडेट होके आया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये सब जो है अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं आसियान के साथ, ठीक है। आसियान मेंबर में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और भी कुछ कंट्री के साथ डिस्कशंस वगैरह हमारी चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग देखें, हम लोग ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हम लोग ने आसियान के साथ साइन किया है 2010 में, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बता दूं, आसियान वालों के साथ जो हम लोग ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ना, इसका ज्यादा फायदा ना आसियान वालों को मिला है ना। देखो आसियान वालों को ज्यादा फायदा मिला है, हम लोगों को थोड़ा फायदा जो है वो कम मिला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का। तो ऑल्दो फिर भी हमने साइन किया है 2010 में, हम लोग सही तरीके से फायदा नहीं उठा पाए। इनफैक्ट आसियान क्या, इनफैक्ट बहुत सारी दूसरी कंट्री के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है हमने, बहुत लिमिटेड फायदा हमें मिल पाया है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली हम लोग देखते हैं आसियान का इंटरनेशनल मैटर पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे, पूरा वर्ल्ड में शांति बना के रखे इस चीज को लेकर के उनका क्या रोल है। तो क्योंकि देखो आसियान काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। अब एक ऐसा इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ बोलता है तो वर्ल्ड बिल्कुल उसे सुनेगा, है ना। जैसे इनकी विजन थी, ऑल्दो 2020 तो पार हो गई है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से जो है मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे इनकी विजन थी 2020 2020 विजन 2020 था, तो इसमें इनका एम क्या था कि आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब क्या है, अब इन लोगों ने अपना रीजन लेवल पे काफी सारा कुछ किया है, अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, अपने आप को ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करें। आसियान कंट्री जो है ग्लोबल इंटरनेशनल इश्यूज पे भी अपना कंट्रीब्यूशन करें, अकड़ भी रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, मान लो इंटरनेशनल कहीं पे कुछ झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जाएंगे कि लाओ हम लोग आप लोग के बीच झगड़ा सुलह करा देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल चाइना के बीच में और जापान के बीच में कुछ चीजों को लेकर प्रॉब्लम है, और ये लोग आपस में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आसियान वाले बोलेंगे, आसियान कंट्री बोलेंगी कि काम करो, रुको, तुम दोनों के बीच में हम लोग दोस्ती करा देते हैं, है ना। आसियान कंट्री बोलेगा कि हम लोग दोस्ती करा देते हैं। तो आसियान कंट्री जो है ये लोग इनका अब नया पॉलिसी क्या है, ये लोग ज्यादा से ज्यादा इंकरेज कर रही है कि नेगोशिएशन करें, है ना, ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। एक और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आसियान वाली रीजन में ये है, वो है, आपको पता होगा, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है, ये साउथ चाइना सी को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आसियान कंट्री में, और इनके आपस में भी कुछ मैटर को लेकर झगड़े हैं, साउथ चाइना सी का मैटर को लेकर के, और चाइना के साथ में लेकर के भी झगड़ा है। तो ये वन ऑफ द सबसे बड़ा इशू है इन कंट्री के बीच में प्रॉब्लम का। ऑल्दो फिर भी देखो ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे, वॉर नहीं कर रहे, है ना, ये लोग वॉर नहीं कर रहे, आपस में कोऑपरेट करते हैं, और ये लोग अब ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड में कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां पे ये लोग अपना वॉइस रेज करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, वहां पे ट्राई करते हैं कि शांति बना के पीस स्टैब्लिश करने में अपना एफर्ट जो है वो प्ले करते हैं। जैसे कंबोडिया में जब प्रॉब्लम हुआ तो आसियान कंट्री ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ईस्ट तिमोर एक कंट्री का नाम है, वहां पे भी प्रॉब्लम जब हुई थी, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ये लोग क्या करते हैं, एनुअली साल में मिलती है, जो आसियान कंट्री है साल में ये लोग मिलती है, अब मिल के ईस्ट एशियन जो कंट्री जो है, ये लोग किस तरह से ज्यादा कोऑपरेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके, मिलके इस पे ये लोग मीटिंग करती है, डिस्कशंस करती है, मतलब काफी अच्छा ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग यहाँ पे अब देखें, जैसे कुछ और हम लोग इनकी इंपॉर्टेंट हम लोग ये देखते हैं। देखो आसियान कंट्री का अगर बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आसियान कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार मार्क करने वाला जो ऑप्शन है वो है क्या, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। आसियान कंट्री जो है इकोनॉमिक तरीके से बहुत अच्छा कर रही है ये, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे, तो इसी कारण से जब एक ग्रुप
आसियान जो ग्रुप जो है ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सभी कंट्री वर्ल्ड की चाहेगी कि इनके साथ रिलेशन जो है अच्छा से अच्छा हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो। वो लोग चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इनके साथ बिजनेस किया जाए, आसियान कंट्री के साथ मिलकर हम लोग भी डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो आसियान कंट्री का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो है इनका इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमिक लेवल पे जो ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो। और दूसरा जो चीज है, इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, इनका स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि ये लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, पॉलिसी ऑफ इंटरेक्शन, मतलब आपस में मिलके इंटरेक्ट करती है, बात करती है, डिस्कशंस करती है, नेगोशिएशंस करती है ना। एक दूसरे कंट्री के बीच में प्रॉब्लम हो गया तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे कंट्री के ऊपर में रॉकेट जो है वो फायर करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करती है। तो आपस में कंसल्टेशन करती है, मेंबर कंट्रीज के बीच में बात करती है, और इसके साथ ही डायलॉग पार्टनर के साथ भी बात करती है। अच्छा, ये डायलॉग पार्टनर क्या होता है? देखो, आसियान कंट्री में तो 10 मेंबर है, लेकिन इसके साथ कुछ और दूसरे मेंबर्स भी है। जैसे आसियान कंट्री मान लो साल में एक बार मिलती है, मीटिंग हुई तो आसियान के ये 10 मेंबर जो है ये तो बैठेंगे ही, आपस में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे कंट्री आके बैठेंगे, मान लो यूएसए है, इंडिया है, चाइना है, ये लोग भी आके इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल्दो ये लोग मेंबर नहीं है, लेकिन ये लोग भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये लोग भी देखेंगे कि हाँ क्या डिस्कशन हो रहा है, ये लोग भी अपना कुछ पॉइंट कुछ रखना है, अपना कुछ बात रखनी है तो ये लोग रखेंगे। तो ये लोग क्या है, यूएस है, इंडिया, चाइना, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए डायलॉग पार्टनर। ठीक है, तो डायलॉग पार्टनर जो है ये लोग है। आसियान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इकलौता एक ओनली रीजनल एसोसिएशन है एशिया में जो एक प्रोवाइड करता है एक पॉलिटिकल फोरम। ये एक इकलौता ऐसा एक ग्रुप है एशिया में, ठीक है, जहां पे पॉलिटिकल लेवल पे बात हो सकती है, जहां पे एशियन कंट्री की बात हो सकती है, ठीक है, जहां पे जो वर्ल्ड के मेजर पावर आके डिस्कस कर सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज को, सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एशिया में तो और भी दूसरी ग्रुप है, सार्क है ना, एशिया में तो और भी दूसरी ग्रुप है, सार्क है, बिम्स्टेक है, तो वो वहां पे भी तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्रुप्स है ना, सार्क है या फिर बिम्स्टेक जो ग्रुप जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं हो पा रहा है। ग्रुप तो बन गया, आपने भी देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन सही तरीके से काम नहीं चलता है, सिर्फ हाय हेलो चलता रहता है, प्रॉपर स्टडी नहीं होती है। स्टडी के नाम पे ग्रुप बनती है लेकिन स्टडी नहीं होती है। लेकिन वही आप देखोगे कुछ ग्रुप ऐसी होती है जहां बहुत अच्छे से काम चल रहा है। हमारा ग्रुप ऐसा है ना, हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पे हम लोग जो है काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था आसियान कंट्रीज के बारे में। आशा करता हूं आपको यहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ये जो टॉपिक जो चैप्टर जो है इसकी पार्ट 3 में क्या देखेंगे हम लोग, द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट 3 होने वाली है। और वीडियो के एंड में बिल्कुल आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।